नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज आप सोच रहे होंगे कुरुक्षेत्र में मैं किस मुद्दे को लेकर के डिबेट कर रहा हूं, मैंने कौन से मेहमान बुलाए हैं। तो आज मैंने कोई राजनीतिक बहस मैं नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं किसानों को लेकर के, ना ही मैं कोई आरोप प्रत्यारोप। आज मैंने इसीलिए खास पैनल बुलाया है जिससे आज हम जानेंगे और समझेंगे। जब आज हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं और 21वीं सदी में जाते भारत के लिए कुछ इस बीच ऐसी खबरें आती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ऐसी खबर है कि आखिर जो सोचने पर तो हर खबर मजबूर करती है, लेकिन नहीं। जब हम बात करते हैं एक सभ्य समाज की, ओ सॉरी, थैंक यू, ओके, हेलो माय डियर, लेकिन वही एक समाज है दूसरी जो ऐसे गालीबाज, दबंगई जैसी भी चीजें सामने आ रही हैं। जी हां, अपार्टमेंट कल्चर जैसे पिछले कुछ दिनों में जो कुछ मामले सामने आए जहां पर अपार्टमेंट कल्चर बदनाम हो रहा है, सोसाइटी में बढ़ रही है गुंडागर्दी, तो कैसे पनप रही है ये असभ्यता और गुंडागर्दी की नौबत का कारण क्या है, आज हम इसी के पीछे जानने की कोशिश करेंगे। और नोएडा में श्रीकांत त्यागी की गुंडाई का मामला सामने आया और महिला के साथ अभद्रता की, सोसाइटी में आए दिन गुंडागर्दी करते हैं, टीचर से गुंडाई का वीडियो कहीं पर, आगरा का मामला सामने आया। तो ये तमाम सारे ऐसे मामले सामने आए हैं, तो इन्हीं पर आप चर्चा करेंगे कि आखिर असभ्यता क्यों पनप रही है और इसके पीछे कौन से ऐसे कारण हैं। तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो आज हम जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर किए हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मनीष सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रियंका जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता शमसी आजाद जी भी हमारे साथ हैं। शमसी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन बहस आज राजनीतिक नहीं है। मैं प्रियंका मैडम के पास आ रहा हूं। प्रियंका गुप्ता जी, आप एक महिला हैं। आज मैं कांग्रेस प्रवक्ता से नहीं सवाल ये कर रहा हूं, लेकिन पिछले दिनों आपने भी प्रियंका जी देखा होगा नोएडा से किस तरीके से मामले सामने आए, किस तरीके से आगरा में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि जहां पर एक महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से कोई गार्ड को पीट रही है, कोई अपने छात्रों को टीचर पीट रही है। ऐसी उग्रता क्यों आ रही, क्यों पनप रही? कोई सीजन सा चल रहा है क्या आजकल? जी, जैसा कि आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की घटनाएं सामने आ गई। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि किस तरह से एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और उसके बाद पूरा समाज खड़ा हो जाता है उस व्यक्ति के साथ जिसने अभद्रता की होती। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से भी इस तरह की घटनाओं को बल मिल रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जो ये वही समाज है जो बिल्किस बानू के जो रेपिस्ट होते हैं उनकी रिहाई के बाद उनके माल्यार्पण करता है और उसके बाद उनको लड्डू खिलाता है। वहां के विधायक ये कहते हैं कि वो जो है इस जाति के हैं और इस जाति होने के कारण उनके अंदर संस्कार है। तो ये सारी चीजें इसी से कोरिलेटेड है। जब आप बलात्कारियों को सजा नहीं देंगे, जब आप गालीबाजों के साथ खड़े हो जाएंगे, तो इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं होंगी? आप देखिए किस तरह का बीजेपी का नेता मध्य प्रदेश में एक जो है टोल कर्मी को, जो महिला टोल कर्मी है, उस सरेआम दिन दहाड़े पीट रहा है। क्या यही रह गया है हमारे समाज में? आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से कानपुर में चप्पलों से पीटे जा रहे हैं और इस तरह की घटनाएं कोई आम बात है? आप देखिए रोज इस तरह की नहीं प्रियंका जी, अपार्टमेंट कल्चर को तो बड़ा कहा जाता है कि रिच कल्चर कहा जाता है, लेकिन वहां पर ये चीजें सामने आई। यहां पर भी मैं कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं सोच रहा हूं, ना ही मैं सवाल की उम्मीद कर रहा हूं इस तरीके से आपसे जवाब की। सवाल ये कि जो भव्या का ही मामला सामने आया, किस तरीके से गार्ड को पीटा, गलती क्या थी इसमें? तो कोई राजनीतिक ऐसा कोई मामला था नहीं कि बस गार्ड ने जरा सी गेट खोलने में तो देर कर दी थी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जो भी जिस तरह का बिहेवियर किया जा रहा है वो वाकई में एक निंदनीय व्यवहार। आप किसी भी व्यक्ति से इस तरह व्यवहार करने के लिए कोई तरह के किसी तरह का ऑथराइजेशन नहीं है। आप सभ्यता खोते चले जा रहे हैं और समाज में इसका रीजन ये है कि टीवी चैनल पर बैठकर या कहीं भी बैठकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या किसी अन्य पार्टी के नेताओं के लिए। ये सब उसी का नतीजा है। किस तरह सभ्यता का स्तर धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। अच्छा, ये वही समाज है। यानी कि अब मैं नहीं चाह रहा था कि राजनीतिक चीजें आए, लेकिन भाई शमसी आजाद जी बहुत हद तक इस
जो कैसे पनप रही असभ्यता आप लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, अब कैसे इसे दूर करेंगे, अब आप ये बता दीजिए शमसी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ी शर्म आती है कि आपने शुरुआत में ही कहा कि इसको राजनीतिक रूप न दिया जाए और राजनीतिक बहस न बनाई जाए, लेकिन हमारी बहन प्रियंका गुप्ता जी भाई ऐसे, उनको लगा होगा, उन्होंने नहीं, कहा होगा, ऐसी पार्टी से ऐसी आपको राजनीति करने का सारा हक है। आपकी नेता मंत्री निकल कर आई, ब्रिटिश बानून के जितने भी रेपिस्टन को रिहा कर दिया गया तथा कथित महिला जो सुरक्षा की बात करती है, कोई एक महिला बाहर, जब राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कह देने से उन्हें बुरा लग गया, पर उस महिला के साथ जो अत्याचार हो उसको बुरा नहीं लगा। आपको शर्म आनी चाहिए, आप राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है इलेक्शन जीतने के लिए आप ये सब कुछ करेंगे। आप इसलिए जाति के लोगों को चलिए अब जरा जवाब सुनिए प्रियंका जी। अब शमसी आजाद जी ने अभी पानी भी पी लिया, पानी पी के अब जवाब देंगे जी। देखिए मैंने इसीलिए कहा था कि ठीक है, चलिए ठीक है, अब सुनेंगे जो भी जवाब होगा, हाँ या ना में होगा वो भी देंगे, सुने मौका तो देंगे जी। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप हमारी बड़ी बहन की तरह हैं, लेकिन आप असल में एक ऐसी पार्टी से आती है जिसके अंदर सभ्यता, इंसानियत, कल्चर ऐसा कुछ वहां पर है ही नहीं, और जो परिवारवाद के ऊपर आधारित है। सुन लीजिए, ये आपकी गंदी मानसिकता का परिचय। आप अपनी पार्टी की नीतियों को और अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। अभी अगर मैं आपको कुछ कह दूंगा तो आप फौरन महिला पुरुष पे आ जाएंगी, तब आपको पार्टी नहीं दिखाई देगी। नहीं, सुन लीजिए, आप अभी यहाँ पर एक संजीदा मुद्दा है जिस पर बहस चल रही है। आपने सीधे आरोप सारा पूरे दुनिया का आरोप, बिहार का भी आरोप लेके आप चले आए, महाराष्ट्र की बात भी लेके चले आए, सारी जगह की बातें आप लेके चले आए, लेकिन जहाँ आपकी सरकार है आपने वहां देखा क्या हो रहा है। राजस्थान में आपको पता क्या हो रहा है? आपको कुछ नहीं पता है। नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। जहाँ जिंदा महिलाएं जला दी जाती हैं, जहाँ आज भी राजस्थान में ऐसी कुप्रथाएं, आज भी राजस्थान में ऐसी प्रथाएं प्रचलित है जहाँ पर महिलाओं को सर उठाने की इजाजत नहीं है, घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, ये किसी को बताने की बात नहीं है। मैं बहुत संजीदा मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं। पार्टी को बता रहे हैं जिसकी पंचलाइन भी है, टैगलाइन भी हो, लड़की हूं लड़ सकती हो, आप उस पार्टी को मत बताइए। हमारा मुद्दा ये नहीं, हम उत्तर प्रदेश पे अभी फोकस कर रहे हैं। नोएडा में जो मामले सामने आए हैं, आगरा में कुछ मामले सामने आए, ऐसे कई जगह उत्तर प्रदेश के कई जिलों से मामले सामने आए, इसलिए मुझे आज एक स्वस्थ चर्चा करनी पड़ी, इसीलिए मैंने एक खास पैनल बुलाया। चलिए ठीक है, जल्दी से मैं अभी मनीष जी के पास आ रहा हूं। मनीष जी, आप हर चीज को देखते हैं, समझते हैं, बहुत उसकी चीजों की शुचिता को भी समझते हैं और भाषा की जो मर्यादा होती है उसको भी आप समझते हैं, इसीलिए मैं जरा आपसे चाहूंगा गुंडागर्दी की नौबत का आखिर ये कारण क्या, अगर हम इसके रूट तक जाएं तो। देखिए आलोक जी, प्रियंका जी की भी बात आपने सुना और शमसी जी ने भी अपनी बात रखी। इसके तह में जब तक हम नहीं जाएंगे, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं या घटनाएं क्यों पनपती हैं और क्यों होती हैं, इसके तह तक सरकारों को जाना चाहिए। और देखिए, मैं ये मानता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीति से ही सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए कि जब व्यक्ति राजनीतिक ताकत, राजनीतिक क्षमता जब किसी व्यक्ति के अंदर जुड़ी हुई होती है तो वह व्यक्ति एक अलग तरह के अहंकार में जीवन यापन करता है। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, पहले के जमाने में आलोक जी देखा होगा आपने, और कुछ दिन पहले की ही बात है, जब हमारे विद्यालयों में, हमारे पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता था। वो क्यों पढ़ाया जाता था? बाल्यावस्था में 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में सामाजिक विज्ञान एक विषय होता था। उसके बाद से व्यायाम शिक्षा पढ़ाई जाती थी, व्यायाम शिक्षा, नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, और उसके साथ साथ कृषि शिक्षा भी हम लोग पढ़ते थे, इसलिए कि बाल्यावस्था में कृषि प्रधान देश कहने से नहीं होगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश जरूर है, लेकिन इसमें श्रम का दोहन कितने जमाने से हुआ है। श्रम का दोहन, चाहे जब हमारा देश गुलाम रहा है, आजादी के बाद भी जिस तरह से, तो कृषि शिक्षा इसीलिए दी जाती थी बाल्यावस्था से लेकर के जब हम जवानी के बीच का और बाल्यावस्था के बीच का जो समय होता था, इसीलिए इन विषयों को पढ़ाया जाता था कि हमारे अंदर नैतिक बल का एक वो हो, और हम परिवार में जब जाएं, समाज में जाएं, गांव में जाएं या मोहल्ले में जाएं, तो हम अपने बड़ों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें। और सबसे बड़ी बात, मैं तह में इसलिए जाने के लिए बात कह रहा हूं कि आलोक जी समझिएगा, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे हम निजीकरण की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम सरकारी सुविधाओं से दूर होते
होते चले जाएंगे और कंपनियों के हाथों में जब व्यवस्थाएं देती ये सरकारें चली जाएंगी तो हमारे अंदर मानवता का क्षीण होगा, मानवता हमारे अंदर से खत्म होता और समाप्त होती चले। इसलिए कि हम व्यवसायीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, हम व्यापारीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे जो समाज में एक मानवता है, हमारे समाज में जो लगाव था, हमारे समाज में जो सभ्यता और संस्कार था, वो टूट रहा है। जब आप देखिए दिव्या राय जी ने जो व्यवहार किया, त्यागी ने जो व्यवहार किया, इन दोनों के व्यवहार को आप मूल्यांकित करेंगे तो आपको पूरी तरह से यह समझ में से आएगा कि ये लोग पूरी तरह से एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कहीं ना कहीं सत्ता की ताकत इनके पीछे खड़ी है। वो बात एक अलग है। शमसी जी, आप यही बात है आप लोगों में कि गंभीर बातों को भी मुस्कुरा करके हल्का कर देते हैं। लेकिन भाजपा को शुरू से सिखाया जाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहें, इसको आप अपने ऊपर न लें। आप देखिए यही मुस्कुराहट और यही हंसी समाज में जो समरसता का भाव है इसको छेड़ कर रही है। और आलोक जी, बहुत गंभीर बात हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो फ्रीडम फाइटर थे, देश के महान सोशलिस्ट नेता थे, उन्होंने कहा था कि जब तक लिंग भेदभाव नहीं खत्म किया जाएगा, महिला और पुरुष के बीच में जो असमानता है जब तक उसको नहीं समाप्त किया जाएगा, छुआछूत को नहीं मिटाया जाएगा, सभ्यता और असभ्यता के बीच में जो एक दूरी बनाई जा रही है उसको जब पाटने की कोशिश नहीं की जाएगी तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकते। और डॉक्टर 10 सेकंड बात रखिए, चलिए ठीक है। समाजवादी विचारधारा जब तक जन जन में हम लेकर के नहीं जाएंगे, वह समाजवादी विचारधारा सभी समाज को समता भाव। अरे बड़े शर्म की बात है, आप समाजवादी विचारधारा की बात करती है। आपका नेता दौरा करने जाता है तो पहले माफिया से मिलने जेल में जाता है, आप समाजवादी विचारधारा की बात करती। समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा पे चला करती थी जब उसमें पुराने नेता हुआ करते थे। आज जो है समाजवादी पार्टी उनके नेता, थोड़ा सा समय आप लीजिए, लेकिन बात जो सत्य है उसको आप कहिए ना। ठीक है, एक बात शमसी जी आप हमें बताएंगे, उन्नाव के जो सांसद हैं साक्षी महाराज जी, कुलदीप सेंगर बलात्कारी से क्यों मिलने गए थे? आप जरा मुझे बताएंगे लोकसभा चुनाव के समय। हमें हमारे सवाल का जवाब चाहिए। टीका टिप्पणी गलत हमारे मुखिया के ऊपर अगर असभ्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी टीका टिप्पणी नहीं असभ्य तरीके से करेंगे तो उसका जवाब जो अहंकार में डूबा हुआ हो उसको असभ्य कहने की हमको क्या जरूरत है? जिसको सारा समाज अहंकारवादी कह रहा है, जिसको सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं, जिसको धता बता दिया, जिसको आजमगढ़ रामपुर से बिल्कुल बाहर कर दिया गया, हमको क्या जरूरत है कहने की? जनता कह रही है, एक सवाल का जवाब, जनता कह रही है, जनता कह रही है, जनता के सवाल को जवाब दीजिए। आपके सहयोगी दल कह रहे हैं उनका जवाब दीजिए। सरकार में है, सुन लीजिए, नहीं उनका जवाब दीजिए ना। सुन लीजिए, जनता की बात सुन लीजिए। शमसी जी, इतना व्यग्र मत होइए, इतना व्यग्र मत होइए। आपका इतना भोला, अरे हम मुस्कुरा रहे तो भी परेशानी है, व्यग्र हो रहे तो भी परेशानी है। एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए, कुलदीप सेंगर से मिलने उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज क्यों गए थे? बलात्कारी से। ओहो, कुलदीप सेंगर है ना, जेल में थे ना भाई। अरे अरे हम आरोप नहीं लगा रहे, उनसे मिलने गए तो आरोप लगा दिया कि उनके पर फर्जी मुकदमा है। फर्जी मुकदमा यहाँ पर फिर मैं कह रहा हूँ बात ये होनी चाहिए किसने किससे मुलाकात की। बात प्रियंका जी देखिए, फिर मैं आपसे इसीलिए आपके पास आ रहा हूं। देखिए बीजेपी वाले और सपा वाले अब किससे मुलाकात की, कौन कितना आरोपी है, बात आज जब हम सभ्य समाज की करते हैं, बात आज होनी चाहिए सभ्यता की, बात होनी चाहिए संस्कृति की, बात होनी चाहिए संस्कारों की। क्यों प्रियंका जी, सही कह रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहां संस्कारों की बात होनी चाहिए वहां तो होती रहेगी। आप देखिए किस तरह से चाहे इनके बड़े नेता हो, महिलाओं का कितना असम्मान करते हैं। दूसरी पार्टी के नेताओं द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया, महिला को सम्मान नहीं कर रहे। कांग्रेस की विधवा जैसे करते हैं। तो आप ऊपर से लेकर जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी कुछ भी बोल देते हैं, चाहे जितनी असभ्य भाषा का इस्तेमाल करना हो। अब दूसरे नेताओं को बिल्कुल असभ्य भाषा का इस्तेमाल करके उनको जो है बिल्कुल एक नीचे दर्जे का स्तर पर रखते हैं। एक समय था जब राजनीति में भाषा का बड़ा जो है एक सभ्य कल्चर था। आप दूसरों को कहते जरूर थे पर उसमें भी शब्दों की एक शालीनता हुआ करती थी, पर अब वो शालीनता दिखती ही नहीं। अब तो सिर्फ एक दूसरे को अटैक करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग जो होती है ये सत्ताधारी पार्टी से ही होती है। अगर वो अच्छा सुनिए प्रियंका गुप्ता जी, सत्ताधारी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहां पर, सुनिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों ऐसे मामले सामने आए, ये महिलाओं के बीच में आए, इसीलिए आप एक महिला, मैंने सवाल आपसे कर रहा हूं कि जैसे ही भव्या वाला मामला सामने आया, जरा सा गार्ड के साथ थोड़ा सा देर हो गई, गेट खोलने में गाली गलौच हो गई। और आपको याद होगा अब भी राजधानी लखनऊ में है, लखनऊ में अवध चौराहे पे एक बार किस तरीके से जो
एक महिला ने किस तरीके से जो उस ट्रक को और एक बार कई कैब वाले को किस तरीके से थप्पड़ मारे थे दनादन किस तरीके से, वो मामला भी किस तरीके से सामने आया था वो भी देखा होगा। तो ऐसी मानसिकता क्यों हो जाती है, उसके पीछे क्या ऐसा हो जाता है? ये सवाल प्रियंका गांधी के नारे से ये उत्तेजित महिलाएं हैं। नहीं अब ये जरा मैं प्रियंका जी से पहले पूछ लूंगा कि कैब ड्राइवर की क्या गलती थी? हालांकि बाद में किस तरीके से जब सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो कैब ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। बाद में उस महिला से कहा कि बहुत बचाव में भी सारी चीजें सामने आई कि वो थोड़ा सा मानसिक रूप से भी कमजोर थी, ये सब तमाम सारी चीजें सामने आई, लेकिन वीडियो जो वायरल हुए उनमें सच्चाई कुछ और ही थी। मेरा गुस्से को लेकर कि क्या ऐसी आखिर मानसिकता होती है क्या? देखिए, वही मैं कहना चाह रही हूँ आपसे कि इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल का चलन है ये युवा देख रहा है, युवा पीढ़ी देख रही है, तो उसका इम्पैक्ट जो है उसके दिमाग पे कहीं ना कहीं हो ही रहा है ना। किस तरह से जो है पुलिस अपना काम नहीं कर रही। आप देखिए पुलिस कितना, आप देखिए जो वृंदावन का अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस खुद ही महिलाओं को जो है गलत ढंग से टच कर रही है। आप देखिए कि एक जगह अभी आज लखनऊ का एक केस है कि एक जगह किसी की कार का शीशा तोड़ दिया गया। तो ये मैं समझती हूँ कि महिलाओं के अंदर भी जो है एक तरह की अग्रेशन की भावनाएं आ रही हैं और जो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि जिस तरह की राजनीति में भाषा इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका इम्पैक्ट युवा जनरेशन पर भी जा रहा है, क्योंकि आज युवा हर चीज से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नेट हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर तरह से युवा जुड़ा हुआ है। वो देख रहा है कि गवर्नमेंट की लैंग्वेज क्या है, गवर्नमेंट किस तरह से बात करती है। जब आप सभ्यता का स्तर गिरा देंगे तो फिर जब आप अपने प्रतिद्वंदियों के साथ सभ्यता। अच्छा प्रियंका जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, सोशल मीडिया किस हद तक जिम्मेदार है इस भाषा के लिए, जो एक सभ्य समाज 21वीं सदी में जाते भारत के लिए इस तरीके की जो भाषा है, जो शब्दावली है, एक विडंबना ही कहा जाएगा? देखिए, मैं जहां तक समझती हूँ कि इन सारे मुद्दों को क्रिटिसाइज करना चाहिए, इन सारे मुद्दों को कभी कोई बढ़ावा नहीं देना चाहिए, चाहे वो उसके समाज के लोग हों, चाहे उसके धर्म के लोग हों या उसकी जाति के लोग हों। हमें बाहर निकल कर आना होगा और समाज के उस तबके को जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये समझाना होगा कि इसका सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि कल हो सकता है कि कोई आपका ही रिश्तेदार हो वहां पर, किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो सकता है, और ये अभद्र भाषा का चलन क्यों आज बाहर कल आपके घर में होगा। तो ये समझने की जरूरत है कि उसको जातिगत नहीं लेना चाहिए, वो एक व्यक्तिगत इशू है, उसको व्यक्तिगत तौर पर चलिए बिल्कुल मैं कुछ इसी तरीके के जवाब आपसे बिल्कुल सुनने का ये मुझे लग रहा था कि ऐसा ही जवाब आना भी चाहिए, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। शम्सी जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ सवाल का जवाब, जब हम आचार विचार संस्कार की बात करते हैं, और देखिए साफ तौर पर मनीष जी ने भी अभी बात की नैतिक शिक्षा को लेकर के, अब सरकार के सामने कुल मिलाकर के कम नहीं किए जा सकते, लेकिन जिम्मेदारी अब कितनी है कि जो भाषा है, जो चाहे सोशल मीडिया पर या अन्य स्कूलों में किस तरीके से एक अलग से क्लासेस लगवाएं, एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरीके से लोगों को बताया जाए, एक जागरूक किया जाए इस तरीके की भाषा जो है वो एक सभ्य समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, हिंदुस्तान में सभी विद्यालयों में एक समान शिक्षा दी जाती है, और क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय गान से शिक्षा का शुरुआत होती है सुबह की सभी स्कूलों कॉलेजों में, और वहाँ पर भी सभी कल्चर, सभी तरीके की पढ़ाई जाती है। लेकिन होता यह है कि जहाँ पर एक मानसिकता, वहाँ पर आप देखें कि वो महिला जो है तो स्पेशली बिहारियों को अटैक कर रही है, तो ये मानसिकता कहाँ से आई? तो ये मानसिकता तो हमको महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, जहाँ पर बिहारियों को भगाया जा रहा था, जहाँ पर उत्तर भारतीयों को भगाया जा रहा था, जहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना की सरकार चल रही थी, तो वहाँ पर इस तरीके की पुनरावृत्ति हो रही थी, वहीं के लोग नेतागिरी कर रहे थे, और वहीं के लोग यहाँ सब कल्चर। एक मिनट, अरे आप सुने, आप ये बात है प्रियंका जी, मैं अभी आपको कुछ कह दूंगा तो आप वही कहेंगे कि आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। आप आपकी सरकार है। अच्छा प्रियंका जी सुनेंगे अब शम्सी जी का उन कई सवालों के जवाब अब लेने, आपने जो सवाल उठाए हैं, चलिए आपके ही नेता जब उत्तर प्रदेश में या कहीं पर किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहां की चुनाव प्रभारी बनकर जरूर जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद वहां पर दिखाई नहीं देती। क्या आप एक बात बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बहुत ज्यादा महिलाएं परेशान है, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है, बहुत ज्यादा महंगाई है, तो कहाँ आपकी नेता चली गई? कहाँ चली गई वो लड़की उला शक्तियों का नारा देने वाली? कहाँ चली गई आप बताएंगी? कहाँ इस वक्त प्रियंका गांधी है, कहाँ राहुल गांधी है, कहाँ है? ये कुछ नहीं, आपके नेता अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागते रहे हैं और भागते ही रहेंगे, कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं कहने से आपसे कुछ नहीं होगा। उस सत्यता को आप स्वीकार करें, सत्यता को स्वीकार करें। और अगर उत्तर प्रदेश में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर माहौल बहुत खराब है, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, चरम सीमा पर है, तो आपको
रोड पर उतरना चाहिए, आपके नेता को रोड पर उतरना चाहिए। ये सिर्फ बयान देने से, ट्वीट करने से कुछ नहीं, मुझे लगता है कि आप ऐसा माहौल दे दे तो क्यों लोग सड़कों पर उतरे भाई? जिस तरीके से महिला की शिकायत हुई, चाहे नोएडा का मामला रहा हो, चाहे कहीं पर भी कानपुर का मामला रहा हो, शिकायत अगर हुई, अगर अपराधी जो है अपराध उसका साबित हुआ तो उसको फौरन सजा दी गई। आज भी महिला भी जेल में और कानपुर का नेता भी जेल में, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया। अच्छा मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप इतनी देर से सुन रहे थे, लेकिन जो नोएडा का जो मामला सामने आया और नोएडा के कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर महिलाओं की दबंगई साफ तौर पर सामने आई, चाहे वो भव्य का मामला ले ले और चाहे पर श्रीकांत त्यागी के मामले में किस तरीके से जो भाषा का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसके पीछे अगर मैं रूट तक जाऊं तो कहीं ना कहीं एक संरक्षण जरूर था किसी ना किसी का, जो बढ़ चढ़ करके वो जवाब दे रही थी। आपको नहीं लगता कि किस तरीके से ये एक संरक्षण भी एक बहुत बड़ी चीज है कि हाँ कुछ नहीं मेरा होने वाला? आलोक जी, मैंने डिबेट के प्रारंभ में ही मैंने ये बात कही है कि सत्ता का संरक्षण और सत्ता की जो ताकत होती है वो इंसान के ऊपर एक अलग तरह के अहंकार के रूप में दिखाई देती है और कई बार वो परिलक्षित होकर के लोगों के बीच में एक भेदभाव और छुआछूत का जो दृष्टिकोण रहा है पहले से लेकर के अभी तक, कि लोगों को नीचा देखना, इंसानों के बीच में इंसानों से इंसानों को जो नफरत करने की प्रवृत्ति है समाज में, इसको खत्म करने की जरूरत है। इंसानों का जो स्वभाव है वो हम जब जानवरों के प्रति बेहतर रखते हैं तो इंसानों का जो प्रवृत्ति है वो इंसानियत के रूप में इंसानों के बीच में बेहतर रूप से दिखाई देना चाहिए, लेकिन आज के समय में टूट रहा है। देखिए आलोक जी, हमें आपको सबको, पूरे समाज को और पूरे देश को एक बात समझना चाहिए कि भारत दुनिया में अपनी संस्कृतियों के लिए जाना जाता है, भारत दुनिया में अपनी सभ्यताओं के लिए जाना जाता है, भारत दुनिया में अपने संस्कार के लिए जाना जाता है। तो भारत की ये जो मूल अवधारणा है कि हम सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्यता के साथ रहते हैं, संस्कारों के साथ रहते हैं, बड़े छोटे का अदब करते हैं, लिहाज करते हैं, इज्जत करते हैं, आखिर यह क्यों टूट रही है, क्यों खत्म हो रही है? देखिए एक बात, आप ही एक बहुत बड़े क्रिकेटर विनोद कांबली जी का नाम आपने भी सुना होगा, पूरे देश जानता है। अभी विनोद कांबली जी ने 3 दिन पहले एक बयान दिया, बहुत छोटा सा बयान था लेकिन वो बहुत मार्मिक उनका बयान था कि आज के समय में हमारा जो जीवन यापन है, बीसीसीआई जो हमको पेंशन देती है उस पेंशन से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आलोक जी, इसकी संवेदना को समझने की जरूरत है कि आखिर उनके मुंह से एक पेंशन शब्द क्यों निकला। एक पेंशन जो होता है वो सरकारी कर्मचारी को मिले, प्राइवेट संस्थाओं में भी मिले, तो उससे उसकी एक ताकत और मजबूती बनी रहती है और परिवार की जो एक ताकत है किसी विषम परिस्थिति में पड़ने के बाद, वो एक एड था, वो एक प्रायोजित था, वो किस तरीके से, क्योंकि वो LIC वालों ने उसको इस्तेमाल किया है, मैं बता रहा हूं कि, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब आपके बाल सफेद होने लगे और तब किस तरीके से जेब आपकी उस समय सोने जैसी होनी चाहिए, ये एक पॉलिसी को लेकर के ऐड था। आलोक जी, मैं उसी पॉलिसी की बात, मैं उसी बात पे आ रहा था कि एक पेंशन का जो प्रचार किया गया LIC के द्वारा, हमारे नेता परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने यही बात कहा कि हमारी पेंशन नीति से सरकारी नौकरी से 3-3 पीढ़ियां सुरक्षित रहती हैं, और जब हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहती हैं तो हमारे संस्कार सुरक्षित रहते हैं, हमारी सभ्यताएं सुरक्षित रहती है, हमारे अंदर मानवता हमेशा जीवंत रहती है। इसलिए कि बाबा के गोदी में जब नाती खेलता है तभी परिवार की जो एकता है वो बनी रहती है, मजबूत रहती है। बिल्कुल, संदेशा तो यही होना चाहिए प्रियंका जी, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम, ये संदेशा क्यों नहीं दिया जा रहा? यही संदेशा तो देना चाहिए, सब लोग इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? कहां कांग्रेस पार्टी सब संदेशा दे पाई है? अभी देखेंगे आप क्या संदेशा देते हैं। मैं जरा प्रियंका जी से जवाब तो ले लूं। पार्टी ने तो हमेशा फूट डालने का काम किया भाई, हमेशा डराने का काम किया, हमेशा लड़ाने का काम किया। आज इसी वजह से जनता ने इनको नकार दिया और ये विपक्ष में बैठे हुए देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। परिवार से निकलिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी बोल लिए हैं, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा प्रियंका जी का मैंने भाईचारे की बात की थी, जरा प्रियंका जी का मैं जवाब ले लूं, फिर मैं आपसे टिप्पणी लूंगा। जी प्रियंका जी, अपनी बात रखिए। देखिए, इस देश की जड़ों में, इस देश की सभ्यता में आपस में मिलजुल कर रहना, भाईचारे से रहना, यही इस देश के विकास का मंत्र हो। और ये हुआ जब देश आजाद हुआ, उसके बाद जो सिचुएशन आई, उसके बाद लोगों में एक प्यार की भावना और ये सारी चीजें, भाईचारा आपस में रहा, तभी ये देश आगे बढ़ा। अगर आपस में फूट पड़ी रहेगी तो हम कमजोर रहेंगे, और हम कमजोर रहेंगे तो कोई भी आकर हमें कुछ भी बोल जाएगा और कुछ भी हमारे साथ कर जाएगा। और ये बात समझने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी आपस में लोगों को लड़ाने का काम लगातार करती चली आ रही है, और वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लोगों को फूट डालती रही है।
और फूट डालकर राजनीति करके अपना फायदा देखती चली आ रही है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि चाइना भाई कौन फूट डाल रहा है? अब इसका जवाब जल्दी से मैं एक शमसी जी से ले लेता हूं। देखिए, प्रभावित समाज हो रहा है, समाज के लोग हो रहे हैं, सीधी सी बात है, इस राजनीति के चक्कर में तो दबे कुचले दलित शोषित जो कुछ थे सबको मौका दिया और आज सब राजनीति कर रहे हैं, सब सत्ता में हैं, सब कहीं ना कहीं मंत्री बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो कभी परिवार से उठकर देखा ही नहीं, आज तक परिवार से उठकर देखा नहीं। आप देख लिए कि किस तरीके से राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति दिया है कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी दलित। न्याय नहीं मिलता है इस देश में, बिल्कुल बानों को न्याय नहीं मिला है और इसके लिए हर महिला मन में सोचती होगी ना कि कौन सा देश में रह रहे हैं हम जहाँ हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। जहाँ एक महिला को जिसके साथ 11 लोगों ने रेप किया, उसकी बच्ची को मार दिया, उसके 14 घर के लोगों को मार दिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, उसके बाद उसको चलिए मैं चुप नहीं करा रहा था, मैं उनका सवाल सुन रहा था जिसका जवाब आप दीजिए। जी जी जल्दी से जवाब दीजिए। बड़े शर्म की बात यह है कि केंद्र में उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। बिल्कुल आखिर जवाब तो दे रही होगा, लेकिन बड़ी बात यह है राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मुद्दा इस बात को लेकर के होना चाहिए। आज हमने इसीलिए एक ऐसी चर्चा रखी, खास पैनल को बुलाया कि किस तरीके से इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। जो पैनल आया है, अब हम ब्रेक के बाद यहां पर जब वापस आएंगे तब हम इसी पैनल से सुझाव भी मांगेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।